ओके। तो फ्रेंड्स शुरू कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। 2 मिनट का और वेट कर लेते हैं, देखते हैं कौन और ज्वाइन करता है। आवाज कम आ रही है सर, अब ठीक आ रही है आवाज? ओके। तो देखो, न्यूटन्स एंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड सभी जो कंसेप्ट थे वो मैंने कल कंप्लीट करा दिए थे। जितने भी तरीके के कंसेप्ट थे सारे के सारे ही मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें कि पुली सिस्टम वगैरह भी मैंने उसमें कंप्लीट करा दिया है। लिफ्ट सिस्टम भी आपको समझा देता। आज कोशिश ये रहेगी कि सभी कंसेप्ट का एक एक दो दो क्वेश्चन हम करते चलें, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल नए हैं, ऐप पर भी नहीं है अभी, ठीक है, और आज ही बनाए हैं, तो नए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बिल्कुल लेटेस्ट में क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप भी जहाँ भी अगर आप सॉल्व कर सके तो उसे सॉल्व करने की। ओके, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। एक भारी द्रव्यमान 0.50 किलोग्राम का पिंड छत पर टंगी डोरी द्वारा लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर लगाए गए बल की गणना करो। दिया हुआ है G इक्वल 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। शायद क्लास बैच की रिकॉर्डिंग आज। ओके, तो इसमें इन्होंने कहा है कि एक भारी द्रव्यमान है, दैट इज 0.5 किलोग्राम का पिंड है, लगभग आधी किलो का पिंड है, और वो एक डोरी से छत पर लटका हुआ है। तो डोरी उस पिंड पर कितना बल लगा रही है वो हमें बताना है। कैसे कर सकते हैं? देखो, मैंने ये समझाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डोरी से लटका हुआ है तो उस पर एक बैलेंस्ड फोर्स, अगर ये मूव नहीं करता तो इस पर एक बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। एक तो होता है टेंशन जो होता है ऊपर की ओर, और एक फोर्स काम करता है दैट इज mg नीचे की ओर, जिसको हम वेट भी कहते हैं। ठीक है, एंड दीज फोर्स आर इक्वल। ये जो फोर्स हैं दोनों के दोनों बराबर होते हैं। वेरी गुड सर, ठीक है, आपने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। तब हमें पता है ये जो t होता है वो किसके इक्वल होता है? t इज इक्वल होता है mg। तब हम यहाँ से निकाल सकते हैं t इज इक्वल m कितना है? 0.50, क्योंकि किलोग्राम में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा? t आ जाएगा 4.9 न्यूटन। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं है, कुछ भी हमें करना नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई मूव नहीं कर रहा है, तो सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया, दैट इज टी इज इक्वल एम जी के थ्रू। तो हमारा आंसर आ गया ए, दैट इज 4.9 न्यूटन। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। 0.2 किलोग्राम की गेंद है, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है। एक खिलाड़ी उसे 0.5 सेकंड में स्थिर अवस्था में ला देता है, यानी रोक देता है। गेंद के आवेग और खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। तो देखो, इसमें हमें मास दिया है सबसे पहले तो बॉल का, दैट इज 0.2 किलोग्राम है। उसकी हमें वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स। और विराम अवस्था में ला देता है या स्थिर अवस्था में ला देता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हमें दो चीज बतानी, एक तो गेंद का आवेग बताना है और खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल भी बताना है। तो दोनों चीज बतानी है इसी से, एक तो बताना है आवेग और एक बताना है बल। बताओ कैसे कर सकते हैं? भाई देखो, हमें क्या निकालना है? आवेग निकालना है। आवेग, आवेग होता है इम्पल्स, जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन। बस इतना सा होता है। अब संवेग परिवर्तन का मतलब क्या है कि इनिशियली कितना था और फाइनली कितना था, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं ये लिख सकता हूं आई बराबर एम वी माइनस एम यू। भाई फाइनल जो है मेरा मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज एम यू। तो आपका आंसर ए आएगा सर इसका। तो आई इज इक्वल क्या हो गया? एम इंटू वी माइनस यू। अब हम आई निकाल सकते हैं इजिली, दैट विल बी 0.2 इंटू 0 - 10। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू -10, दैट विल बी -2 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारा आई आ गया। ठीक है, अगर हम देखें तो आंसर इसी से निकाल सकते हैं, दैट विल बी बी, आंसर होगा बी। लेकिन हमें बल भी निकालना है, तो एक बार बल भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है बल का। बल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर इंपल्स दिया है तो? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन टी। ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल आई अपॉन टी। एफ इज इक्वल आई अपॉन टी। तो एफ कितना है? एम में निकालना है। इम्पल्स कितना है हमारा? पाया इम्पल्स कितना है हमारा? -2।
अपॉन टी दैट विल बी कितना है 0.5। तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा, एफ कितना आ जाएगा यहाँ से 4 न्यूटन दैट ऑफ माइनस। अब जो बल है वो कैसी डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में, क्योंकि माइनस वगैरह नहीं दिया है तो आंसर जो आया है वो बी ही आया। माइनस दे भी दें तो क्या हुआ, क्योंकि ये जो है माइनस यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। यस, नाउ बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सर, सही आंसर है आपका बी। तो समझ गए ना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, इजीली हमने निकाला। तो दो फॉर्मूले हमने इसमें यूज करे, दैट इज आई इज इक्वल एम वी माइनस एम यू, ये हमने आवेग निकालने के लिए लगाया, ठीक है। और दूसरा हमने लगाया एफ इज इक्वल आई अपॉन टी, ये हमने बल निकालने के लिए लगाया। वैसे आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है एफ इंटू टी, ये भी होता है, ठीक है। और यहां मैं आपको बता दूं माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, माइनस किसी क्वांटिटी को डिनोट नहीं कर रहा, सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, जो भी उसने बल लगाया वो बल की जो भी मोशन है उसकी डायरेक्शन क्या पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई। ये देखिएगा, ये ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 250 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली दागी जाती है। ये कह रहा है बंदूक का द्रव्यमान m इज इक्वल 10 किलोग्राम है, और जो बुलेट है स्मॉल m लिख लेते हैं, स्मॉल m बराबर 20 ग्राम है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो बुलेट का वेग है वो मान लेता हूं मैं स्मॉल u, ठीक है, स्मॉल u जो कि बुलेट का वेग है वो है 250 मीटर पर सेकंड। तो ये कह रहे हैं जो बंदूक है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिक्षेप वेग या फिर रिकॉइल वेलोसिटी की गणना करो, दैट इज v इज इक्वल हमें बताना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम वी बराबर होता है एम यू माइनस एम वी बराबर एम यू। माइनस क्यों, क्योंकि एक वेलोसिटी जो बंदूक आगे गोली आगे की ओर जाती है, जब बंदूक की गोली आगे की ओर जाती है तो बंदूक की जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है, प्रतिक्षेप वेग जो होता है वो पीछे की ओर होता है, दैट विल बी माइनस। ओके, तो यहां से इन सब वैल्यू को रख के आप वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जल्दी से कैलकुलेट करो और वी की वैल्यू बताओ क्या रही है। देखो माइनस एम, कैपिटल एम है जो कि हमारा क्या है, बंदूक का मास है, तो वो 10 किलोग्राम है, दैट इज 10। वी हमें निकालना है स्मॉल एम जो हमारा गोली का द्रव्यमान है, दैट इज 20 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 20/1000 किलोग्राम में रखना होता है, क्योंकि मास जो बंदूक का है वो किलोग्राम में रखा, तो गोली का मास भी आप किलोग्राम में रखोगे। 20/1000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल यू दैट इज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो है गोली की वेग, गोली का वेग है दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल क्या आ गया यहाँ से, v इज इक्वल हो गया माइनस 20 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10। यस सर, वेरी गुड, इट विल बी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये तो इंडिकेट नहीं कर रहा ना कि वेलोसिटी का वेग बिल्कुल नेगेटिव में हो गया, नहीं, एक्चुअली ये अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो ए विल बी राइट आंसर 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर। और ध्यान देना, अगर रिकॉइल वेलोसिटी पूछी जाए और कभी आंसर माइनस और प्लस के साथ दिया जाए तो आपका जो आंसर होगा वो माइनस वाला होगा रिकॉइल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और सपोज रिकॉइल वेलोसिटी कभी दी है और बुलेट का जो बुलेट का वेग है वो पूछा जाए, गोली का वेग पूछा जाए, तब आप उसे पॉजिटिव वाला बता के आओगे, ठीक है। इस तरह का कंफ्यूजन कई बार क्रिएट किया जाता है माइनस प्लस दे करके, ठीक है। वेरी गुड सर, ऑल द 3 क्वेश्चंस आर करेक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विस्फोट में एक बम 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। एक विस्फोट हुआ जिसमें एक बम जो है वो 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसमें कि 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत गतिमान होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं। 1 किलोग्राम के टुकड़े का वेग तो 12 मीटर प्रति सेकंड है और 2 किलोग्राम के टुकड़े का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड है, जो परस्पर लंबवत है। अब इसे थोड़ा सा मैं अभी करके बताता हूँ। देखो एक मान लो ये बम है, ये हमारा बम है, ठीक है, और ये एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने के बाद इसके 2 पार्टीशन हो गए। पार्टीशन में से एक कैसे जा रहा है, एक पार्टीशन तो ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, और एक जा रहा है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये मान लो ये वाला 1 किलोग्राम का है, ये वाला हमारा 2 किलोग्राम का है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। m1v1 हम अपने हिसाब से बना लेंगे। अभी कहना है तीसरे टुकड़े का वेग अगर 40 मीटर प्रति सेकंड हो तो उस टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात करो। अब इन्होंने कहा एक और है 40 है, जिसका वेग कितना है, वेग कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मास बताना है, मास कितना होगा। अब देखो बात एक आती है, मैंने जैसे ये थर्ड वाला भी जो m3 है, ये वाला थर्ड, ये वाला सेकंड मान लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट, ठीक है। जो थर्ड है वो मैंने वैसे परपेंडिकुलर दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं है वो परपेंडिकुलर, वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डजंट मैटर कि वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये तो बस मैंने एक दिखाने के लिए बताया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, बस ऊपर वाले 2 परपेंडिकुलर हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब एक बात और है, एक चीज ध्यान देना, जब भी वो कहे कि लंबवत है, एक बात लंबवत है, या फिर ये कहे कि वो अलग अलग दिशाओं में गतिमान है, लाइक वो ये कह देता है एक तो उत्तर की ओर जा रहा है, दूसरा पूरब की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वे दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तब भी एक चीज। दूसरी बात, यदि वो कहते दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो किसी कोण पर चले गए, एक दूसरे से एक कोण बनाते हुए चले गए, तब समझ लेना थोड़ी सी वेक्टर इक्वेशन इसमें यूज हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन हम इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात।
तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो मैं आपको इसे पूरे को सिनेरियो को समझाता हूँ। पूरा सिनेरियो ये है, मान लीजिए बॉम्ब का मास m है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। अब वो क्योंकि वो रेस्ट में है तो उसका जो मोमेंटम है दैट इज p विल बी 0, ठीक है। p कितना हो गया 0। इट इज अ मोमेंटम ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का मोमेंटम है, ठीक है, जो भी हमारा बॉम्ब था उसका मोमेंटम है। अब उसके 3 पार्टिकल्स हुए, हम मान लेते हैं कि m1 जो है वो 1 किलोग्राम वाला है, जिसकी वेलोसिटी कितने से जा रहा है, वो 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जो m2 है वो कितने ग्राम का है, 2 किलोग्राम का है, और v2 जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। m3 जो कि हमें बताना है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर प्रति सेकेंड है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बताओ p1 क्या होगा, m1 v1, p2 क्या होगा, m2 v2, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। p3 क्या होगा, m3 v3, ठीक है। अब चाहो तो यहीं पे अभी कैलकुलेट कर लो, चाहे इस क्वेश्चन को अभी फॉरवर्ड लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि बॉम्ब रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम 0 होता है, और जितने पार्टिकल्स में वो पड़ता है, मैंने ये परसों भी समझाया था सिनेरियो कि जितने पार्टिकल में वो टूटेगा उन सबका मोमेंटम का सम होगा इक्वल, दैट इज p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है। क्योंकि टोटल का मोमेंटम कितना है 0, दैट विल बी इक्वल टू जितने भी पार्टिकल्स में टूटा है p1 p2 p3 सबका सम हो जाएगा। अब हमें p3 का बताना है, p3 बराबर क्या होगा बताओ, माइनस p1 प्लस p2 होगा कि नहीं, माइनस के p1 प्लस p2 हो गया। अब एक चीज और है, हमें ये पता है ये जो p1 और p2 वो कैसे हैं, वो एक दूसरे के लंबवत हैं, वी नो दैट, और गिवन दैट p1 एंड p2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जैसे ही उसने कोई एंगल दे दिया, चाहे परपेंडिकुलर दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, हमारे पास अगर ये वेक्टर इक्वेशन है तो हम इसको सिंपली सॉल्व तो नहीं कर सकते। तब p3 बराबर क्या आएगा, p3 उनका रिजल्टेंट ही तो है भाई, ठीक है। तो p3 बराबर क्या आएगा, p3 बराबर आएगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 pq कोस ऑफ थीटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, मैंने क्यों करा, समझो बात को, मैं बताता हूं। देखो हमें यहां पे जो इक्वेशन मिली उसको समझो, p3 जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, भले ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, भले ही नेगेटिव है वो छोड़ दो, लेकिन है तो इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल। अगर मैं कहूं a प्लस बी बराबर r है किसी भी वेक्टर इक्वेशन में, a प्लस बी बराबर r है, तो r का मतलब क्या है कि वो a और b का रिजल्टेंट है, a और b का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर हमें रिजल्टेंट का परिमाण निकालना है तो क्या इक्वेशन लगाते हैं, वो इक्वेशन लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। सेम चीज मैंने यहां पर करी है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है जो p3 है वो p1 प्लस p2 के इक्वल है, यानी p3 क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ। तो p3 में कैसे निकाल सकता हूं, दैट p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर 2p1 p2 कोस थीटा। अब थीटा कितना है 90 डिग्री, तब p3 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कोस ऑफ 90, ठीक है। तब p3 बराबर, अब बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये जो 2p1 p2 cos थीटा है cos 90 है ये सब 0 हो गया। तब क्या रह गया सिर्फ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। तो एक खास बात ये भी हो गई कि जब भी आपको एंगल 90 डिग्री दिया जाए, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो सिंपल सी बात है, जो वेक्टर्स दिए गए हैं बस वो उसी का निकाल लो अगर 90 डिग्री पर है। तब p3 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, p1 का स्क्वायर दैट इज m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, ओके क्लियर है इतनी बात। तब p3 बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना था 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस m2 कितना था 2, v2 था 8, 2 इंटू 8 का स्क्वायर। तब p3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर दैट इज 256, m बराबर कितना आ गया 20, ओके वेरी गुड। तो p3 बराबर कितना आ गया 20 आ गया, p3 बराबर 20 आ गया। अब हमें m3 v3 बराबर तो मिल गया 20 मिल गया, हमें क्या बताना था, मास बताना था, m3 बताना था। तो m3 बराबर क्या हो जाएगा 20/40, क्योंकि वेलोसिटी कितनी दी है v3 40, तो m3 बराबर कितना हो गया 0.5 किलोग्राम। समझ गए फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन हुआ है, इस तरह क्वेश्चन हमारा हुआ है। अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया था, बढ़िया क्वेश्चन था ना। जब हमें किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ दिया हो तो इसके साथ बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो और चीजें बताता हूं, देखो इसमें पर्टिकुलर क्या था कि जो दो पार्टिकल है वो 90 डिग्री पर गए,
ठीक है, हो सकता है आपको अलग अलग एंगल पे दिए जाए। एक बात, अलग अलग एंगल पे दिए हैं तो कोस थीटा के जो भी वैल्यू वो देंगे, एंगल जो भी देंगे वो रख लो, एक चीज। सेकंड थिंग, अगर डायरेक्शन में दिए गए हैं कि एक नॉर्थ की ओर जा रहा है एक ईस्ट की ओर जा रहा है, तब भी जो एंगल है 90 डिग्री होगा, क्योंकि जनरली ये जो होते हैं वो 90 डिग्री होती है। ठीक है ना, वो हमें पता है, ये डायरेक्शन जो होता है एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब एक चीज और बता दूं, अगर मान लो डायरेक्शन नहीं दी गई, ये नहीं बताया कि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तब आप सिंपली कर सकते थे, P1 प्लस P2 प्लस P3 सिंपल कर सकते थे, तब आपको ये वेक्टर फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं थी। तो वेक्टर फॉर्म में रखने की जरूरत तभी है जब हमें कोई पर्टिकुलर एंगल दिया हो, या अलग अलग डायरेक्शन दी हो, तब हमें वेक्टर फॉर्म से करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो उस दिन मैंने सिंपल सिनेरियो बताया था, आज मैंने अलग से इसे बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक क्षैतिज धरातल पर फिसल रहा है। एक पिंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग है इसका, और ये धरातल पर फिसल रहा है। यदि धरातल में पिंड के मध्य गतिक घर्षण गुणांक दैट इज म्यू के विल बी 0.2, ये कितना दे रखा है 0.2 हो, तो स्थिर अवस्था में आने से पहले पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन। ये कहने देखो, ये पिंड है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, इसका घर्षण गुणांक है 0.2, तो ये कह रहे हैं किस वेलोसिटी, मतलब कितनी दूरी पर चलने के बाद, कितनी दूरी चलने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ये हमें बताना है ना। बढ़िया क्वेश्चन या नहीं, बताओ, आप ही बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? मुझे तो अच्छा लगा। कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर मुझे एस निकालना है, दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए मुझे एक सबसे जरूरी चीज चाहिए, या तो समय, या फिर चाहिए एक्सेलेरेशन। क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन है v² इज इक्वल u² प्लस 2as। अगर मैं इसको यूज करता हूं तब मुझे a चाहिएगा ना, और अगर मैं दूसरी इक्वेशन यूज करता हूं दैट इज s इज इक्वल ut प्लस हाफ at² तो मुझे t चाहिएगा, और t मुझे यहां पर किसी भी फॉर्मूले से शायद ही मिले, क्योंकि टी की कंडीशन होती ही नहीं कभी भी, इतनी जल्दी निकलता ही नहीं टी इन चीज़ों से, तो टी तो नहीं मिलने वाला, तो मैं ए निकाल सकता हूँ। अब ए निकालने के लिए हम इस कंडीशन को समझेंगे कि ए कैसे निकल सकता है। थोड़ा सा हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, हमें इसमें लगाना पड़ेगा घर्षण का फॉर्मूला। समझना, इसमें क्या लगेगा, घर्षण का फॉर्मूला। ठीक है, शुरू कर दूं बात। तो अगर तुमने फ्रिक्शन नहीं समझा कल, तो पहले फ्रिक्शन को समझते हैं कि इस पार्टिकल पे जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक चीज बताता हूं, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। फोर्स इस पर आगे की ओर लग रहा है, दैट विल बी F इज इक्वल एम ए। फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल एम ए, जो कि आगे की ओर लग रहा है, जैसे मैंने डायरेक्शन दिखाई ना ऊपर, वही मान लो F इज इक्वल एम ए। हमें पता है अगर F इज इक्वल एम ए आगे की ओर लग रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज F के काइनेटिक वाला, क्योंकि ये चल रहा है, इसलिए मैंने F के लिखा। रुका हुआ होता तो मैं FS लिखता, चेंज कुछ नहीं है, सेम ही बात है, बस चल रहा है तो मैंने F के से डिनोट करा। ठीक है ना, तो F के हो गया पीछे की ओर। अब मुझे बताओ, जो ये F के होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है? हमें पता है ये जो F के है वो कल मैंने बताया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के। ठीक है, और F के बराबर क्या होता है, म्यू के इंटू आर। और R क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, पिंड का नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि बराबर होता है किसके, R बराबर किसके होता है, mg के। तब क्या मैं F के बराबर म्यू के mg लिख सकता हूं? इतनी बात मुझे कोई बताए, हाँ या ना। ये चीज हमने कल समझी थी भाई। जो फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहाँ पे हमने एक कोफिशिएंट रखा दैट इज म्यू के, तो एफ के बराबर म्यू के आर हो गया, और आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एमजी के इक्वल होता है। आर बराबर किसके होता है, एमजी के, तो एफ के बराबर म्यू के एमजी आ गया, ये हमारा आ गया। अब हमें पता है यही जो फोर्स इक्वल होता है वो फ्रिक्शन फोर्स के भी इक्वल होता है, एफ बराबर एफ के होता है, फोर्स बराबर फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं म्यू के एम इंटू जी, जो कि एफ के की वैल्यू है, बराबर एम इंटू ए। किसी को कोई दिक्कत यहां पर लिखने के, बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, म्यू के एम जी क्या है, एफ के, और एफ की वैल्यू एम ए, एम से एम कैंसिल हो गया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं म्यू के जी बराबर ए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए बराबर
0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ए बराबर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अभी मेरा क्या आया, ये सिर्फ मेरा एक्सेलेरेशन आया कि कितना एक्सेलेरेशन यहाँ पर हो रहा है। अब देखो, ना तो मैंने वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकाला, ना ही मैंने, मुझे डिस्टेंस पता थी तो उससे कुछ हेल्प हुई, मैंने एक्सेलेरेशन उस चीज से निकाला जिसकी केवल एक वैल्यू दे रखी थी, दैट इज म्यू के, उससे मैंने एक्सेलेरेशन निकाला। तो फ्रेंड, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज आपको यहां पता लगी होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गतिमान है और उसके लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, घर्षण गुणांक दे रखा है, तो वहां से आप एक्सेलेरेशन इजीली निकाल सकते हैं। और अगर एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं तो मास पता है तो आप फोर्स भी निकाल सकते हैं, तो काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं फिर तो, है ना। तो अब बताओ, एक्सेलेरेशन पता लग गया, वेरी गुड सर, आपने सॉल्व भी कर दिया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as से। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में आ रहा है। यू स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस, ठीक है। अब एक और बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक रहा है, हाँ, तो इसलिए जो एक्सेलेरेशन आएगा वो माइनस में आएगा, ये ध्यान देंगे, हम इसे माइनस का रख लेते हैं, ओके, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, एस बराबर कितना हो जाएगा, 25/4, दैट विल बी 6.25 मीटर, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी 6.25 मीटर। बहुत बढ़िया सर, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, सही, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया था। और जो चीज़ें, जो फॉर्मूले में समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं चीज़ें, क्योंकि उन्हीं से आपके और क्वेश्चन बनेंगे। ये मत समझो एक क्वेश्चन इस तरह का आ गया तो आ गया, नहीं, ये सिनेरियो आपको और भी ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे जब आप और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाए जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में हो, तब आपको एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आ जाए, तब भी आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे, ओके। चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो डायग्रामेटिकली, ऐसा डायग्राम से मैंने समझाए भी थे परसों पुलिस सिस्टम में, तो सेम सेम है। चित्र में दर्शाए गए ब्लॉक व ट्रॉली निकाय का त्वरण क्या होगा यदि ट्रॉली और पृष्ठ के बीच का गतिक घर्षण गुणांक 0.04 है। यानी कि ये कह रहा है जो ट्रॉली है ऊपर, इसके और इसकी सरफेस के बीच का जो गतिक घर्षण गुणांक है दैट इज म्यू के जो है वो 0.04 है। तब डोरी में तनाव क्या है। तो दो चीजें बतानी, एक तो त्वरण बताना जो कि इसने स्टार्टिंग में कह दिया, और फिर ये कहते हैं डोरी में तनाव क्या, टी भी बताना है। जी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है। डोरी की जो सहती है वो नगण्य मानी, सहती मतलब क्या होता है मैं आपको लिख देता हूं, सहती मतलब मास, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो क्या आप कर सकते हैं इसे, कर सकते हैं क्या, कौन कौन है ऐसे जो कर सकते हैं, कौन सा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस फॉर्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं, बताओ जरा। देखो, इसको हम शुरू करते हैं अपनी इक्वेशन फॉर्मेशन से। तो इक्वेशन फॉर्मेशन देखो, जब भी हम बनाते हैं, मैंने कहा था, कल भी सिखाई थी, दो केस हैं, एक तो ब्लॉक ये वाला और एक ट्रॉली। तो दोनों के लिए इक्वेशन बना के हम निकाल सकते हैं इजीली, एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं, टेंशन भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। तो शुरू कर दें। तो शुरू करने से पहले देखो, मैं इक्वेशन एक बना के बताता हूँ, ट्रॉली के लिए बनाते हैं। जो हमारा टेंशन है, ध्यान दो ना, टेंशन जो है वो आगे की ओर की डायरेक्शन में होगा, घेरने की साइड होता है हमेशा, पुली की साइड। सर एक्सेलेरेशन कितना है, 0.4, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, चलो खैर अभी देखते हैं। तो देखो टी जो है वो आगे की साइड है, और इसका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, आगे की साइड है, एक्सेलेरेशन भी कैसा है, आगे की साइड। अब चीजों को समझना, जब एक्सेलेरेशन और टी सेम डायरेक्शन में है, तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी पहली इक्वेशन बनेगी टी माइनस एफ के, एफ एस नहीं सॉरी, हाँ एफ के आएगा, एफ के बराबर एम ए, यही तो बनेगी, ठीक है। अब टी माइनस एफ के क्या होता है, अभी अभी मैंने निकालता म्यू के एम जी बराबर एम ए। अब म्यू के एम जी का आप चाहो तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट विल बी म्यू के 0.04 मल्टीप्लाई एम, एम कितना है, तो जल्दी से एम कितना है, मास कितना है इसका ट्रॉली का 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 20 ए। तो टी माइनस ये 0.04 इंटू 20 इंटू 10 दैट इज 200 इंटू 0.4, 8, 8 इज इक्वल 20 आ गया। तो टी बराबर में ये भी लिख सकता हूँ 20 ए प्लस 8, 20 a+8, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, टी विल बी 20 a+8,
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 किससे आई? ट्रॉली से। ओके, अब बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक नीचे की ओर लटका हुआ है, ब्लॉक नीचे की ओर लटका हुआ है, नीचे की ओर लटका हुआ है तो mg हो गया, टेंशन ऊपर की ओर है माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 30 माइनस, अब देखो मैं mg इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसने दिया हुआ है 30 माइनस टी विल बी ma। वेरी गुड, एक और आंसर दिया गया, बहुत बढ़िया। चलो अभी देख लेंगे आंसर, वैसे तो मुझे लग रहा है कि सही होगा ये, तब भी देख लेते हैं। तो 30 माइनस टी बराबर 3a, क्योंकि m जो दिया हुआ है इसका 3 किलोग्राम दिया हुआ है तो 3a हो गया। ठीक है, तो क्या मैं t की वैल्यू रख सकता हूँ पिछले वाली इक्वेशन से, दैट इज 20a प्लस 8, तो 30 माइनस 20a माइनस 8 बराबर 3a, तो ये कितना रहेगा 22 इज इक्वल 23a, a बराबर 22 अपॉन 23, दैट विल बी 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये आया आंसर हमारा। अब ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी जो है हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अभी हमें तनाव भी निकालना है, तो तनाव तो निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। टी बराबर निकालो कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट से निकाल लो। फर्स्ट क्या थी? 20a प्लस 8, इससे निकाल लो, दैट टी विल बी 20 मल्टीप्लाई 0.96 ए की वैल्यू बट प्लस 8, दैट विल बी हो जाएगा 19.1 प्लस 8, 19.1 प्लस 8, 19.1 प्लस 8, टी विल बी 27.1 न्यूटन। ओके, तो दोनों चीज आगे बिल्कुल सही। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब ये ध्यान देना, अब आप कहोगे सर इसमें हमने डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला, इसमें हमने डायरेक्ट एक्सेलेरेशन क्यों नहीं निकाल लिया जैसे अभी पिछले वाले में निकाला था? तो ध्यान दो, उसमें केस ये था कि जो ऑब्जेक्ट था उस पर कोई चीज उसे खींच नहीं रही थी, खींचने के कारण उस पर कुछ ना कुछ फर्क जो पड़ना था वो नहीं पड़ रहा था। यहां लेकिन क्योंकि रस्सी में तनाव है तो शायद रस्सी उसे खींच रही हो, तो एक्सेलेरेशन या तो घटेगा या बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली एफ के बराबर जो म्यू के mgh बराबर m में है उसे रख के मत निकाल लेगा, अगर टी आपके पास है, टेंशन आपके पास है। तो एक एक इक्वेशन के थ्रू, एक एक सिनेरियो से मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया। ठीक है, अच्छे हैं क्वेश्चन, बढ़िया लग रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो अब कंसेप्ट बेस है। व्हेन ए रॉकेट टेक्स ऑफ, जब एक रॉकेट उड़ान भरता है, इट एक्सपेल्स हॉट गैसेस डाउनवर्ड्स, तो वह क्या करता है? गर्म गैसों को नीचे की ओर निकालता है। द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिर जो रॉकेट है ऊपर उड़ता है तो ये किसका एग्जाम्पल है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, आप सबने बता दिया। ठीक है, एक बढ़िया सा रॉकेट बना दिया हमने यहाँ। ठीक, चलो ओके, पूरा ही बना दें इसे। अब बात ये आ रही है कि अगर ये नीचे की ओर गैसेस को फ्लो करवा रहा है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल है? गैसेस नीचे, ये ऊपर, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर किस पे डिनोट होता है? दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? न्यूटन थर्ड लॉ पे, और किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग करेगा, सो सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये बता दो, एन आइडियल पुली सिस्टम इज वन वेयर, एक आदर्श घिरनी प्रणाली वह होती है जहां पर द रोप इज मासलेस, रस्सी द्रव्यमान रहित होती है, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुलिस एक्सल, घिरनी के धुरे में कोई घर्षण नहीं होता, द पुली इट सेल्फ इज मासलेस, घिरनी स्वयं द्रव्यमान रहित होती है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसमें आइडियल कंडीशन बतानी है आइडियल पुलिस सिस्टम के लिए, चीजें बताई थी कल मैंने, जब भी किया था ये तभी बताया था। बी, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुलिस एक्सल, कौन सी क्लास मिस की थी सर? चलिए खैर, इसका आंसर जो है वो डी है, मैं आपको बता दूं। देखो आदर्श पुलिस सिस्टम क्या है, जनरली हम ना अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे, आप पीछे देखो, क्या मैंने पिछले वाले इस क्वेश्चन में रस्सी का मास लिया है? क्या मैंने इसमें रस्सी का मास लिया है? नहीं लिया। पुली का घर्षण लिया है? नहीं लिया। पुली का वेट लिया है? नहीं लिया। अगर जो मैं पुली का भी वेट लेता ना यहाँ पे, तो ये जो 30 न्यूटन है प्लस इसमें पुली का वेट भी इंक्रीज हो जाता सर। तो आदर्श सिस्टम ही मान के हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जब मैंने इनको कराया था ना, ये मैंने तब बताया था कि अगर हम कोई इसमें क्वेश्चंस करते हैं जनरली, जब तक कि हमें ना दिया हो, जब तक कि हमें ना दिया हो, हम ये मान के चलते हैं कि जो कंडीशन दी गई है वो आइडियल कंडीशन है। और आइडियल कंडीशन में क्या होता है? फर्स्ट थिंग, जो रोप है वो मासलेस होती है प्लस नॉन स्ट्रेचेबल होती है।
ये भी ध्यान दो, नॉन स्ट्रेचेबल होती है मतलब लंबाई में ना बढ़ने वाली, न खींचने वाली, समझ गए, ये होती है। जो रस्सी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल। अगर मास दिया है तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आपका जितनी लंबाई पे आपको टेंशन निकालना है उतनी लंबाई का उसमें मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी जुड़ जाएगी। ये चीजें मैंने समझाई थी, तो ये ध्यान रखना। तो रस्सी जो है द्रव्यमान रहित होनी चाहिए एक आइडियल पुलिस सिस्टम के लिए, एक चीज। सेकंड थिंग, जो घिरनी है वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, चाहे एक्सल के साथ चाहे ऊपर रस्सी घूम रही है कुछ भी हो, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, एक बात। सेकंड थिंग, द पुली इटसेल्फ इज अ मासलेस, जो घिरनी है स्वयं ही द्रव्यमान रहित होनी चाहिए। अब द्रव्यमान रहित आपका होगा सर ऐसा क्या वो बिल्कुल हवा की बनी होगी, नहीं, समझिए मासलेस का मतलब क्या है। वो कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहा है वो यही कर रहा है कि सर मासलेस कैसे हो सकती है एक पुली। मासलेस का मतलब होता है कि जनरली जो वेट हम उससे उठा रहे हैं या उसके ऊपर जो रस्सी गुजर रही है उसके कंपेरिजन में जो पुली है उसका मास बहुत ही कम है, समझ गए। समझो मुझे एक 5 किलो की चीज को ऊपर उठाना है, या चलो 5 नहीं 15-20 किलो की, 15-20 किलो की चीज को ऊपर उठाना है और कंपैरिजन में जो ऊपर पुली लगी हुई है उसका वेट ही 5 से 10 किलोग्राम हो रहा है, तो वो मासलेस कंडीशन नहीं है। मासलेस कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं 20 किलो का वजन उठा रहा हूं तो जो पुली लगी उसका वजन मतलब लगभग यही आधी 1 किलो हो तो वो लगभग मासलेस में आएगी, क्योंकि अगर वो फ्रिक्शन लेस है तो उसके वजन का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें होती हैं। पॉइंट इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिफ्ट सिस्टम से रिलेटेड है, लिफ्ट सिस्टम। चलिए, ए पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, एक 50 किलो का आदमी, 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा हुआ है, ठीक है, एक 50 किलो का आदमी एक लिफ्ट में खड़ा हुआ है। इफ द लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहना है लिफ्ट जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रही है, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहना है व्हाट इज द अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन, पर्सन का अपेरेंट वेट कितना होगा। यस वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, सही आंसर है सर, लेकिन अभी आंसर बताऊंगा नहीं क्योंकि सॉल्व करके दिखाता हूँ ना इसलिए। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो ये है, ये लिफ्ट है, एक अच्छा खासा इसमें आदमी खड़ा हुआ, ठीक है, इस तरह से। इस आदमी का जो वेट है कितना है, 50 किलोग्राम है। लिफ्ट एक्सलेशन ए से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रही है, जी जो लगता है हमेशा नीचे की ओर लगता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें ये बताना था लिफ्ट में अपेरेंट वेट कितना होगा। तो ध्यान देना जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है तो अपेरेंट वेट आर बराबर होता है, वो होता है एम जी प्लस एम ए, ये होता है अपेरेंट वेट। क्या होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, आर बराबर होता है एम जी प्लस एम ए। अगर आपको एम जी प्लस एम ए याद रखने में दिक्कत हो रही है तो ये चीज मैंने हमेशा से बताई है, इसमें हम क्या करना है, हमें ये करना है एक्सीलेशन की डायरेक्शन और अपेरेंट वेट भी ऊपर की ओर निकलता है, आर भी कहाँ होता है ऊपर की ओर होता है। तो ये ध्यान दो इक्वेशन कैसी बनेगी हमारी, जल्दी से बताओ, आर माइनस एम जी बराबर एम ए, ये बनेगी नहीं बनेगी इस केस के लिए, ओके। तब आर बराबर क्या होगा, एम जी प्लस एम ए, ठीक है। तो यही चीज हम यूज करते हैं, ये इक्वेशन मैंने बनानी सिखाई थी किसी भी लटके हुए मास के लिए, लिफ्ट के मास के लिए, सब में सेम है। यस वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। देन आर विल बी क्या हो जाएगा, एम इंटू जी प्लस ए, तो आर विल बी, एम की वैल्यू कितनी है 50 इंटू जी दैट इज 10 प्लस 2 12 हो गया, तो आर बराबर 50 इंटू 12, तो आर बराबर 600 न्यूटन। तो इतना भार उसको महसूस होगा 600 न्यूटन का। इतनी बात क्लियर। अब एक चीज और समझो, अगर मैं कहूँ इतना भार उसको महसूस हो रहा है और मैं ये कहने लगूं कि अगर इसमें नीचे एक तराजू है उस पर कितना भार होगा, उस पर भी इतना ही भार होगा, ठीक है, उस पर भी इतना ही भार होगा, ठीक है, उस तराजू पर भी इतना ही भार आएगा। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं ना, कंफर्म। ओके चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक भारहीन एवं घर्षण रहित घिरनी पी के ऊपर से गुजरती हुई एक भारहीन डोरी का एक सिरा हुक सी से बंधा हुआ है, ये मान लो हुक सी है, यहाँ पे टिका हुआ है जमीन में, जबकि दूसरा सिरा स्वतंत्र है, ये वाला सिरा स्वतंत्र है। डोरी अधिकतम 360 न्यूटन का तनाव सहन कर सकती है, क्योंकि डोरी एक साइड से बंधी हुई है तो मूव तो करने की नहीं, और ये जो टेंशन झेल सकती है वो है 360 न्यूटन, इससे ज्यादा तनाव ये झेल नहीं सकती। तो ये कह रहे हैं 60 किलोग्राम का एक बंदर किस न्यूनतम सुरक्षित त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से रस्सी से उतर सकता है। ये कह रहा है कि एक बंदर है जो 60 किलोग्राम का है ये वाला, और ये नीचे उतरना चाह रहा है, ए बराबर कितना होगा, 10। ओके जी, कौन बताएगा, और कोई सॉल्व करो इसे। इक्वेशन क्या बनेगी, पहले इक्वेशन बनाया करो, आप इतनी जल्दी में मत कीजिए, कोई भी इक्वेशन बनाओ। देखो मैंने एक चीज बताई थी, बंदर नीचे की ओर उतर रहा है, मुझे बताओ वेट किधर वर्क करता है, वो भी नीचे की ओर वर्क करता है, दैट इज एम जी, ओके।
तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, टेंशन हमेशा ऊपर की ओर होती है जो रस्सी तनाव सह सकती है, बंधन नीचे की ओर उतर रहा है यानी उसका एक्सेलेरेशन भी नीचे की ओर है। तो इसमें से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी इज इक्वल एम ए, जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर उतरते हुए mg माइनस टी इज इक्वल एम ए। यस, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो आपने बताया m, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दैट इज m 60, g 10 है, माइनस करना है t, दैट इज 360 इज इक्वल m कितना है 60 किलोग्राम जो बंदर का मास है इंटू a। तो 600 माइनस 360 इज इक्वल 68। तो a बराबर कितना हो गया 240/60, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 बी इज द करेक्ट आंसर, 4। तो जो आपने बताया था बिल्कुल सही आंसर बताया है, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन इतने टिपिकल मत बनाओ। देखो मैंने आपको परसों जो इक्वेशन बनानी सिखाई थी, जब मैंने पुली सिस्टम समझाया था, मैंने एक आते ही पुली सिस्टम लिफ्ट में, पुली में, किसी लटकी हुई चीज में, सब में काम करेगा और ये काम कर रहा है। अगर आप इसी से निकालोगे तो कभी गलत नहीं होगा, और अगर नहीं समझा तो एक बार शॉर्ट सिनेरियो में मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, समझो बात को। एक डोरी है, इसमें हमेशा तनाव ऊपर की ओर होता है। एक बात ध्यान देना, अब मान लो अभी तो ये फिक्स हो गया, अभी ये फिक्स है, तब हमारा टी जो होता है वो एम के इक्वल होता है। समझो बात को, ठीक है। अब ये किसी पुली से लटकी हुई डोरी है, ठीक है, और ये पुली से डोरी नीचे ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। एक केस तो ये है, और एक केस ये भी हो सकता है, जो थोड़ी हमेशा नीचे जाएगी ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो 3 केस हो गए, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड द थर्ड केस। फर्स्ट केस में मैंने बता दिया, जब वो एक स्थिर चीज से लटकी हुई है, ना वो ऊपर जा सकती है ना नीचे, तब टी जो होता है वो बराबर होता है एम के। टी इज द तनाव, टेंशन, फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट, कुछ भी मान लो। इस केस में भी जो टी होता है वो ऊपर की ओर है, एम नीचे की ओर है। तो मैंने एक इक्वेशन बताई थी, हमें जनरली जो ये ए होता है इसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो निकालना होता है। अब वो ध्यान दो, क्योंकि ये वाला जो फोर्स एम जो इस एक्सेलेरेशन के थ्रू लग रहा है एम ए, उसकी डायरेक्शन और एम की डायरेक्शन तो सेम है, टी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, क्या वो मैं ये लिख सकता हूं कि वो एम जी माइनस टी होगा? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, जो उसकी डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, जो इससे अपोजिट है वो नेगेटिव। ठीक है राहुल जी, ये समझिए, आप इसमें गलती कर रहे हैं आप दोनों बार। तो एफ बराबर एम जी माइनस टी हो गया, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, एम जी माइनस टी बराबर एम ए, सेम ही तो बात है। तो मैं ये चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है तब इक्वेशन बनेगी एम जी माइनस टी। एम जी क्यों आया? क्योंकि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो डब्ल्यू बराबर एम जी है, वो तो पॉजिटिव, और क्योंकि टी उसके अपोजिट लग रहा है वो नेगेटिव। अब इस केस में बताओ मुझे क्या बनेगा, अब इस केस का खुद बताओ क्या बनेगा। मान लो पुली है, कोई ऑब्जेक्ट इससे बाहरी ऊपर की ओर है, वो इसे खींच रहा है। कोई बात नहीं सर, मैंने इसलिए शॉर्ट में समझा दिया, क्लास मिस हो गई थी, कोई बात नहीं, शॉर्ट में मैंने यहां समझा दिया, आप समझ लो, है ना। अब समझो, अब ये एक्सेलेरेशन आपकी बार ऊपर की ओर है, जैसे जनरली लिफ्ट में होता है, तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी आप बताओ, अब समझो, अब बताओ। देखो रिजल्टेंट फोर्स मेरा कैसा है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर और कौन सा फोर्स है, टी वाला, तो टी तो पॉजिटिव, एम जी माइनस में, सिंपल। तो ये जो फोर्स आया मेरा वो किसके बराबर आया, टी माइनस एम जी के, या फिर टी माइनस एम जी बराबर एफ, ये भी तो लिख सकता हूं। और इसी को एक तरह से लिख सकता हूं, टी माइनस एम जी बराबर एम ए। बस ये इक्वेशन 2 हैं, इन 2 इक्वेशन से आप पुली सिस्टम हो, लिफ्ट सिस्टम हो, कोई चीज कहीं पे लटकी हुई हो, कोई खींच रहा हो, कैसे भी हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इन 2 इक्वेशन से। इसके अलावा कोई और इक्वेशन इसमें नहीं लगती फ्रेंड्स, ठीक है, खास करके लटकी हुई चीज में। ओके, तो राहुल जी ये चीजें ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। जो हमारा नेट फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसे पॉजिटिव लो, और जो दूसरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसे नेगेटिव लो, और दोनों का सम ही तो होता है। अगर मैं एम जी प्लस टी करूं लेकिन टी नेगेटिव का करूं, तब भी तो एम जी माइनस टी ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये आप सिनेरियो जो मैंने इस पेज पे बनाया अपने पास नोट कर लेना बना करके, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो इस वाली क्लास में इतना ही, इसके साथ हमारे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन हुए, अच्छे खासे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्स वाले। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा मैं किस पे, ऐप पर, ठीक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इसमें मैं 10 क्वेश्चन नए कराए हैं, ध्यान देना। ये दोनों एक बार और बता दो, बिल्कुल सर, बिल्कुल बता दूंगा। देखो मैंने ये चीज़ हमेशा कही है, आप मुझसे एक बार पूछो, 2 बार, 10 बार, कितनी भी बार पूछो, मैं बताने के लिए मना नहीं करने का, लेकिन बस एक चीज़ कहूंगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करें, ये कंसेप्ट आपके माइंड में आने चाहिए कि मुझे इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन करना है, इससे बाहर कुछ नहीं लगाना। ठीक है, चलो दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। देखो मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट
किसी स्थिर आधार से लटका हुआ है, ठीक है, तो हमें पता है आधार की ओर एक तनाव लगता है और किसी भी लटकी हुई चीज में एक फोर्स लगता है, दैट इज mg, जो उसके वेट के इक्वल होता है नीचे की ओर। अब क्योंकि इसको कोई ऊपर की ओर या नीचे की ओर नहीं खींच रहा है, इस केस में जो t बराबर होता है वो mg होता है। इसी से हमने अब आज सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। दिस इज माई केस नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, क्लियर हुआ केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सुनो, अगर कोई चीज स्थिर आधार से लटकी हुई है तो वो ऊपर नीचे तो हो नहीं सकती। वो जनरली कब हो सकती है? जब वो किसी पुली से लटकी हो। एक पुली से लटकी हुई रस्सी ऊपर नीचे मूव कर सकती है। मैंने बना दिया, ठीक है। अब इससे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, ठीक, ये mg नीचे है, इस पे टेंशन लगे कहाँ? ऊपर की ओर। समझ गए ना? ये तो दोनों एक साथ आएंगे ना एकदम, t ऊपर mg नीचे। ये कोई भी ऑब्जेक्ट देखो एकदम लगा दो, एकदम कहीं भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखो जो लटक रहा है, t ऊपर mg नीचे, एक साथ ये कपल एकदम से रख दो। ओके, अब सुनो, अब हमें ये देखना होता है कि इनमें एक्सेलेरेशन कहाँ है। अगर एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर बताता हूं पहले वाले केस, ये आपकी बार अलग तरीके से है, तो ये केस मेरा फर्स्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो समझो जो इसके थ्रू नेट फोर्स है, जो फोर्स इसे ऊपर की ओर खींच रहा है, उसकी जो डायरेक्शन में फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरे वाला नेगेटिव होगा। मुझे बताओ अगर ए के लिए जो फोर्स लग रहा है वो F बराबर m में होगा कि नहीं, और उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो F बराबर T उसकी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, T माइनस एम जी होगा कि नहीं, तो एम ए बराबर T माइनस एम जी है जब ये ऊपर की ओर है। ठीक है, क्लियर हुई बात, खत्म। बस इक्वेशन ये बन गई। अब यहां से ए निकाल लो, टी निकाल लो, कुछ भी निकालो, आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर थर्ड की। थर्ड सिनेरियो में क्या है? लगभग सेम चीज है। एक पुली है, ठीक है, किसी स्थिर आधार से सटी हुई है, इसके ऊपर एक रस्सी है, रस्सी पे नीचे लटका हुआ एक पिंड है, लेकिन इस बार क्या है? इस बार जो ये पिंड है वो नीचे की ओर जा रहा है। समझ लो, इस बार जो पिंड है वो कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। तो देखो एम जी यहाँ, टी यहाँ, ये तो मैं बिना देखे लिख देता हूँ, टी ऊपर एम जी नीचे लिख दिया। एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है तो फोर्स भी नीचे की ओर होगा। भाई जो इस एक्सेलेरेशन को दे रहा है, जितना फोर्स इस पर लग रहा है वो नीचे की ओर ही तो होगा। अब मुझे बताओ फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा है? फोर्स की डायरेक्शन में एफ बराबर एम जी है कि नहीं? एक्सेलेरेशन भी नीचे, एम जी भी नीचे, तो एम जी वाला तो प्लस और टी वाला माइनस। तो अगर कोई चीज नीचे जा रही है, बंदर नीचे की ओर उतर रहा था, इसलिए मैंने एम जी माइनस टी बराबर एम ए वाली इक्वेशन लगाई है। समझ गए? और इससे मेरा इजी आंसर आ गया। तो शॉर्ट नहीं मारना, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। रस्सी का तनाव भी लिखना है, नीचे की ओर जो एमजी लग रहा है वो भी लिखना है, और जो फोर्स, जो चीज नीचे आ रही है उसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो एफ बराबर एम में होता है। ठीक है, अब ये सिनेरियो चाहे आप लिफ्ट में लगाओ, चाहे रस्सी से उतरने में लगाओ, चाहे रस्सी को ऊपर खींचने में लगाओ, सब में सेम सिनेरियो लगेगा। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात।